नाज़रीन, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस आपको नज़र आती है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कि डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक जगह पर बैठते हैं। कभी मिलिट्री सेमिनार्स की सूरत में आपको नज़र आती है ये चीज़, तो कभी किसी और फॉर्मेट में, लेकिन ये मीटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं और इनके अंदर डिस्कस किया जाता है कि हमारे मुल्कों को कौन से थ्रेट्स हैं और उन थ्रेट्स से बचने के लिए क्या किया जाए। ये कॉमन प्रैक्टिस है सारी दुनिया के अंदर। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा होता रहता है, मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात की जाती है कि हमें कौन से थ्रेट्स हैं और उसके लिए क्या किया जाए। ऐसा ही एक सेमिनार पिछले दिनों हुआ जिसके अंदर ज़्यादातर मिलिट्री से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने शिरकत की। मतलब ज़्यादा तादाद जो थी रिटायर्ड लोगों की थी, मिलिट्री के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी। अब उस सेमिनार के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े अच्छे बांग्लादेश के डिफेंस और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं शाहिदुज़्ज़मा साहब। उन्होंने एक थ्रेट को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से हकीकतन ऐसी थ्रेट हमें मौजूद है और उनके जनरल्स इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी कोई हिस्सा हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, इन्वेड करना चाहिए। दो हिस्सों के बारे में ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, एक तो नॉर्थ का इलाका जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वाला, इसको थ्रेट है। दूसरा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया और फिर उन्होंने इसका सोल्यूशन बताते हुए कहा कि हमें न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए क्योंकि ये अल्टीमेट सोल्यूशन है इंडिया के एग्रेशन को रोकने के लिए, या इन्वेजन की वो जो कोशिश करने का इरादा रखते हैं उनके जनरल्स, तो उसको रोकने का ये तरीका अच्छा है। लेकिन इस पे बड़ी मिर्चें लग गई हैं इंडिया के अंदर। उनका ये जो स्टेटमेंट है, मैं देख रहा था बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया है इसको, बड़ी मिर्चें लग गई हैं। वहाँ पर एक शोक का सा समा है कि ये क्या, मतलब शेख हसीना के जाते ही इस तरह के सुझाव वहाँ पर दिए जाने लगे हैं कि न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। ओपी इंडिया गोदी मीडिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने भी इस पे रोना धोना मचाया हुआ है। अब ज़रा उनका रोना धोना आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या इसमें कहा है शाहिदुज़्ज़मा साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। और एक दो नंबरी करने की भी कोशिश की उन्होंने। दो नंबरी ये है कि उन्होंने स्प्लिट दोबारा से पैदा करने की कोशिश की बांग्लादेशियों के दरमियान और पाकिस्तानियों के दरमियान, और वो स्प्लिट भी बड़ा भोंडे अंदाज से उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। ज़बान के नाम पे अगेन वही जो पुराना तरीका वारदात रहा है इंडिया के अंदर, ज़बान के नाम पे यहाँ पर गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, वही इन्होंने शोशा दोबारा से छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि वी विल हैव टू डेवलप अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान, गौरी मिसाइल्स कैन बी डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर, ढाका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉल्स फॉर न्यूक्लियराइजेशन ऑफ बांग्लादेश टू डिटर इंडिया। अच्छा, कल मैंने इस पे बात की थी बाय द वे उनकी इस स्टेटमेंट के ऊपर, और मैंने कहा था कि जो नस्र मिसाइल है पाकिस्तान के, शॉर्ट रेंज वाले न्यूक्लियर मिसाइल है, वो बांग्लादेश की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इनफ होंगे। लेकिन गौरी मिसाइल की उन्होंने बात की। गौरी असल में पाकिस्तान का लैंड बेस्ड मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो कोई 1500 किलोमीटर है, मैक्सिमम जो उसकी रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। गौरी असल में इसका जो नाम है ये सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ऊपर रखा गया था। शहाबुद्दीन गौरी साहब वो थे जिन्होंने हिंदुत्ववादियों का जो अब्बा जी है पृथ्वीराज चौहान साहब, उनको डिफीट किया था शहाबुद्दीन गौरी ने, और उनको डिफीट करके दिल्ली के ऊपर उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की थी और दिल्ली पे उन्होंने काफ़ी अरसे तक हुकूमत भी की थी शहाबुद्दीन गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को आरएसएस वाले अपना गुरु मानते हैं, तो उनको असल में शहाबुद्दीन गौरी ने डिफीट किया हुआ था, तो उनके नाम के ऊपर गौरी मिसाइल का नाम पाकिस्तान ने रखा था। पाकिस्तान के अक्सर जो मिसाइल हैं उनके नाम आपको इसी तरह से नजर आते हैं। गजनवी जो नाम है वो महमूद गजनवी के ऊपर रखा गया है, जिससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं हिंदुत्ववादी, और वो कहते हैं ये सोमनाथ का मंदिर जो था वो इन्होंने तोड़ा था महमूद गजनवी ने। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये गौरी मिसाइल डिप्लॉय करने के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। वो कहते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद, ओपी इंडिया कहता है, शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। कहते हैं इस बांग्लादेश इज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स इट्स आर्च नेमेसिस पाकिस्तान, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स are on the rise after the fall of Sheikh Hasina government. New forces are emerging in Bangladesh calling for friendship with Pakistan, enmity with India. Amid this, a professor at Dhaka University has now called for a nuclear treaty with Pakistan to deter India, a nation that played the pivotal role in the birth of Bangladesh. अच्छा, इसके अंदर वो जो मैंने कहा कि एक दो नंबरी इन्होंने करने की कोशिश की है, वो दो नंबरी कौन सी है? इन्होंने कहा कि अर्लियर इन द डे ओपी इंडिया
pointed out how 53 years after fighting against the massacre of Bengali speakers by Urdu imposing Pakistan army, Islamists in Bangladesh have been pulling it towards Pakistan. As part of this scheme, they recently commemorated Jinnah's 76th death anniversary with Urdu songs, poetry and musical performances at the National Press Club in Dhaka. This happened for the first time in the history of Bangladesh. इस सारे आर्टिकल के अंदर कई मरतबा उन्होंने ये जिक्र किया है उर्दू बंगाली शर्म आनी चाहिए, इनको मुनाफिकत पे शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ओपी इंडिया को अपनी मुनाफिकत पे शर्म आनी चाहिए। उर्दू पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, 90% लोगों की मदर टंग है ही नहीं। असल में पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोगों की मदर टंग उर्दू है। पॉइंट टू बी नोटेड। पाकिस्तान में 90% लोग वो हैं जिनकी मदर टंग पंजाबी है, वो घरों में पंजाबी बोलते हैं, सिंधी है, पश्तो है, सराइकी, शीना, बल्ती, बलोची, गिलगिती, कश्मीरी, ये ज़बानें घरों के अंदर बोली जाती हैं। और उर्दू लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के अंदर? उर्दू की बर्थ पहली बात तो इंडिया के अंदर हुई थी, लेकिन इसकी पाकिस्तान में क्या सिग्निफिकेंस है? पाकिस्तान में ये सिग्निफिकेंस है कि जब कोई पश्तो बंदा, पश्तो बोलने वाला, जब किसी पंजाबी से बात करता है, एक ही मुल्क में रहते हैं तो आना जाना होता है, ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, सब कुछ। अब ये आपस में जब मिलते हैं तो इनको एक दूसरे की ज़बानें नहीं आती, तो लिहाजा ये उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। 80% पाकिस्तान को उर्दू बोलना आती है सेकेंडरी लैंग्वेज, लेकिन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। एक दूसरे से जब बात करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। पाकिस्तान एक फेडरेशन है असल में, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों की, जो कि डिफरेंट ज़बानें बोलते हैं, डिफरेंट उनका कल्चर है, लेकिन रिलीजन सेम है। और रिलीजन की बुनियाद पे वो खुद को एक नेशन बोलते हैं, एक कौम है रिलीजन की बुनियाद पे। यानी सिंधी बंदा अगर गिलगित बल्तिस्तान में जाता है ऊपर की तरफ, तो उसको गिलगिती नहीं आती, शीना बल्ती बोलना नहीं आता, और गिलगिती को सिंधी बोलना नहीं आती, तो ये दोनों आपस में उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। ये असल में सिग्निफिकेंस है उर्दू की। इम्पोज करने वाला जो एक नैरेटिव है, ये झूठा नैरेटिव है कि कोई इम्पोज किया जाता है। वहाँ पर आपको इन तमाम जो लोकल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके टीवी चैनल्स नज़र आते हैं, इनके अखबारात नज़र आते हैं, इनके रेडियो चैनल्स नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे इनके प्लेटफॉर्म्स नज़र आते हैं, सब कुछ है। इम्पोज तब किया जाता है जब आप बैन कर दें इन सबको और एक लैंग्वेज को वहाँ पर आप प्रमोट करने की कोशिश करें, वो इम्पोजिशन होती है। इम्पोज उर्दू नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बताऊँ इम्पोज हिंदी ज़रूर हो रही है इंडिया के अंदर। इंडिया में हिंदी को ज़रूर इम्पोज किया जाता है और यही ओपी इंडिया उसको, उस नैरेटिव को सपोर्ट करता रहा है। हिंदी को जब इम्पोज किया जाता है ना इंडिया के अंदर, ये न्यूज़ आउटलेट उसको सपोर्ट करता रहता है, उसकी फेवर में आर्टिकल्स लगाता रहता है। लेकिन यहाँ झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तानी उर्दू को इम्पोज कर रहे हैं। भाई 17 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 100% बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी ज़बान बोलनी आती है, बंगाली बोलनी आती है, 100% लोगों को। उसके अखबारात हैं बंगाली लैंग्वेज में, उसके टीवी चैनल्स हैं बंगाली लैंग्वेज में। कौन सा थ्रेट है बंगाली लैंग्वेज को बांग्लादेश के अंदर? ये इनसिक्योरिटी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तरीका वारदात शुरू से लेकर रहा है हिंदुत्ववादियों का। अपने मुल्क के अंदर भी ऐसे ही पॉलिटिक्स करते हैं, इनसिक्योरिटीज को बेचते हैं। देखो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, देखो बांग्लादेशी आ रहे हैं तुम्हें खा जाएंगे, इस तरह की इनसिक्योरिटीज बेचते रहते हैं। यहाँ पर भी वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू इम्पोज की जा रही है। अच्छा, अपने मुल्क के अंदर जरा इनका देखिए क्या नुक्ता नज़र है हिंदी के बारे में। यही न्यूज़ आउटलेट लिखता है, हिंदी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज तमिल, कन्नड़ा, etc. Imposition narrative must be quashed and Sanskrit used for national integration. देख रहे हैं आप 2 नंबरी इनकी। वही सेम सिनारियो है, हिंदी भी वहां पर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, लेकिन जरा देखिए वहां पर देखिए फूल बरस रहे हैं इनके मुंह से, लेकिन वहां पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू बोली जाती है सेम वही कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के तौर पर, तो वहां इम्पोजिशन बोल रहे हैं उसको। कहते हैं वन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट कम्स इन दिस डिस्कशन इज दैट एज अ नेशन, अब ये नेशन बन गए। पाकिस्तानी की बात करते हैं ना तो वहाँ कहते हैं नहीं ये बलोची है, नहीं ये सिंधी है, नहीं ये पंजाबी है, और यहाँ पर नेशन है, कौन सा तमिल तो कौन सा मलवारी तो कौन सा गुजराती, नहीं हम नेशन है, कौन सा बंगाल, सब एक ही नेशन है। वहाँ पर नेशन बन जाते हैं। पाकिस्तान की बात आती है नहीं ये तो सिंधी बलोची और नेशनलिज्म, ये तो अलग अलग नेशनलिज्म है ना, रिलीजन को तो छोड़ दें ना, अलग अलग नेशनल, टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं उसको भी छोड़ दें, ये अलग अलग हैं, इसको अलग अलग ट्रीट करिए। कैसी 2 नंबरी है ये। कहते हैं वन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट कम्स इन दिस डिस्कशन इज दैट एज अ नेशन इंडिया नीड्स अ नेशनल लैंग्वेज इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब देखिए ज़रा
अपने पे आती है तो टोन देखिए, हमें ना कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, और दूसरों के लिए नहीं, ये तो इम्पोज कर रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर कम्युनिकेट करने के, नहीं ये इम्पोज कर रहे हैं असल में, जैसे उर्दू को इम्पोज किया हुआ है पाकिस्तान में, तो आपके ऊपर भी इम्पोज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जर्नलिस्टिक बददियानती है, ये हिपोक्रेसी है, और इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए। और इस तरह का जो झूठा नैरेटिव है ना, ये इनको नहीं फैलाना चाहिए। देखें ये नैरेटिव फैल गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो नैरेटिव है हसीना फैलाती थी, वहां पर शेख हसीना फैलाती थी इसी तरह का नैरेटिव कि देखो पाकिस्तानी इस तरह इतने बुरे लोग हैं और ये कोई कल्चरल इंपीरियलिज्म की सोच रखते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खुद के अंदर बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन क्या ये नैरेटिव बांग्लादेश के अंदर चल पाया? ज्यादा अरसा नहीं चल पाया। शेख हसीना की डिफीट इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि बांग्लादेशी लोग इतने मैच्योर हैं कि वो इस तरह की दो नंबरियों को समझ रहे होते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉटम लाइन यही है कि जब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे होंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा हिंदुत्ववादी फोर्सेस को ही मिलना है। और इसकी आड़ में लेकिन वो क्या करते रहते हैं, इसकी आड़ में फिर वो इतने डेकेड से लेकर बांग्लादेशी रिसोर्सेज पर भी कब्जा करते रहे हैं। पानी आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है पानी के ऊपर, इसी नैरेटिव को बेचते हुए कि देखो इंडिया से दोस्ती रखो वरना पाकिस्तानी तो बहुत बुरे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आरएसएस से और हिंदुत्व से जुड़े हुए इस तरह की न्यूज आउटलेट्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए और झूठ फैलाने से बात रहना चाहिए।